हेलो चैम्प्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आलोक चौबे, आप सभी लोगों का दोस्त, आप सभी लोगों का बड़ा भाई, और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं क्लास 6 के अंदर फिजिक्स। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से चैनल पीडब्ल्यू लिटिल चैम्प पर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब ये क्या होता है, ये मोशन क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से कहूंगा प्यारे प्यारे बच्चे लोग कि एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाइए और फिर इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए। और आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं उनको नोट डाउन करते रहिए। और यहां पर जितनी भी चीजें लिखी होंगी, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, यानी क्लास के जो नोट्स हैं वो तो आप लोगों को मिल ही जाएंगे, पर आप अपने खुद के भी नोट्स बनाते रहिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास और बात करते हैं कि आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पर उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों को, एक सिंगल क्लास में, यानी सिर्फ इसी क्लास में पूरा चैप्टर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। मोशन क्या होता है, डिस्टेंस को कैसे मेजर किया जाता है, सारी जो भी स्टोरीज है आपकी क्लास की, वो सारी मैं आप लोगों को आज एक इसी क्लास में बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, या कहूं तो मैं सीखने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग मेजरमेंट क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है, मूविंग थिंग्स अराउंड अस एंड टाइप्स ऑफ मोशन। तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स होने वाले हैं आज की क्लास के, जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछता जाऊंगा, जिन सवालों को आप लोगों को ध्यान से सुनना है और उनके आंसर्स करना है। चलिए, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि बच्चा लोग, जब गर्मियों में छुट्टियां लगती हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, हम लोग नानी के यहां जाते हैं, हम लोग मामा के यहां जाते हैं, हम लोग मौसी के यहां जाते हैं, बुआ के यहां जाते हैं, यानी हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं वेकेशंस पर छुट्टियां मनाने। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि तो आप एक जगह से, यानी आप अपने घर से कहीं दूसरी जगह कैसे जाते हैं छुट्टियों में, वेकेशंस मनाने कैसे जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है, हम लोग कभी ट्रेन से जाते हैं। अच्छा, क्या बात है, ट्रेन से जाते हैं। ट्रेन में तो यार मैं भी जाता हूं, बड़ा मजा आता है, आप लोग भी जाते होंगे। ट्रेन से जाते हैं, या हम लोग बस से जाते हैं, बस से भी जाते हैं बहुत सारे लोग। हो सकता है कोई कार से जाता हो, अच्छी बात है, कार से भी जा सकते हैं हम। इसके अलावा कुछ बच्चे जो घूमने जा रहे हैं, हो सकता है वो एरोप्लेन से जाते हो। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, और ये सारी चीजें हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं बहुत कम समय में। अब ये तो चीजें हम लोगों ने देखी हैं जिनमें हम लोग ट्रैवल करते हैं, पर अगर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूं कि बच्चा लोग, हम लोगों के जो एंसेस्टर्स थे, यानी जो पूर्वज हुआ करते थे, आज से 2000, 3000, 4000 साल पहले जो लोग रहते थे धरती पर, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे। आप लोग कहेंगे सर या भैया, पहले तो आप ये बताइए कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत क्या थी। अरे हमें भी तो पड़ती है ना, हम भी तो जाते हैं, मार्केट जाते हैं, सब्जियां लेके आते हैं, फल फ्रूट्स लेके आते हैं, फिर अपने लिए कपड़े लेके आते हैं, हम लोग स्कूल जाते हैं, अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। यानी हम घर में रह नहीं सकते, हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो कि हमें बाहर जाके करना होता है। अब सेम इसी तरीके से जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे, उन्हें भी तो कहीं ना कहीं जाना था, वो भी तो कहीं जाते थे। वो लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, वो लोग खेती करते थे, तो उन्हें जाना है खेत पर, वहां पर जाना है, फसल बोना है, वहां से सामान उठाना है, फिर लेके आना है, और फिर उन्हें मार्केट जाना होता था या फिर कहीं और जाना होता था। तो ट्रैवलिंग तो हमारे लाइफ का एक हिस्सा है ही। ऐसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो ट्रैवल ना करता होगा, जो सिर्फ घर में रहता होगा, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ट्रैवलिंग की जरूरत सब लोगों को पड़ती है। तो हम बात करें कि पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, तो पहले के जमाने में जो मोस्टली चीजें हुआ करती थी, यानी लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे, तो वो पैदल ही जाते थे। यानी उनके पास कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ करता था, ना ही तो ट्रेन थी, ना बस थी, ना एरोप्लेन, ना कार, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ पैदल चलते थे। पैदल चल रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, पर यार पैदल जाने की एक लिमिट होती है कि मैं चल रहा हूं, मैंने एक डिस्टेंस कवर की और मैं थक जाऊंगा, उससे ज्यादा पैदल मैं नहीं चल सकता हूं। अगर मैं आप लोगों से ही कहूं कि आप लोग क्या अपनी नानी के घर पैदल जा सकते हैं,
आप लोग कहेंगे अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, हमारे नानी का घर बहुत ज्यादा दूर है और इतनी दूर हम लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। तो अब ये चीजें खत्म हो गई, अब पैदल चल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी है, बट ह्यूमन बॉडी की क्या है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिनको वो क्रॉस नहीं कर पाती है। तो हमारी एक लिमिटेशन है कि हम इतना पैदल ही चल पाते हैं। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, यानी ये तो अभी है, ट्रेन कार एंड बस बच्चा लोग हम अभी देख रहे हैं, पर पहले क्या होता था, सबसे पहले डिस्कवरी हुई व्हील्स की, यानी पहियों की, सबसे पहले डिस्कवरी हुई व्हील्स की। और व्हील्स की डिस्कवरी ने क्या किया, एक रेवोल्यूशन ला दिया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। व्हील्स जब से डिस्कवर हुए तब से बहुत सारी डिस्कवरी हुई, बहुत सारी चीजें बनी। आज भी आप लोग देखते हैं जितने भी कार, ट्रक, ट्रेन जितने भी होते हैं सब में व्हील्स होते हैं और यही ट्रांसपोर्टेशन को पॉसिबल कर पाते हैं। तो जब ये व्हील की डिस्कवरी हुई तो पूरी चीजें बदल गई। फिर क्या हुआ, एंशिएंट लोग यूज करने लगे बुल कार्ट का, यानी एनिमल्स का यूज करने लगे, एनिमल्स से जाते थे इधर से उधर। फिर उनको लगा यार कि अब हमारे पास व्हील्स है तो हम कुछ ऐसा चीज बना सकते हैं जिससे कि ये एनिमल उसे खींच सके। अब पहले किसी घोड़े पे कोई व्यक्ति जा रहा है तो एक घोड़े पे कितने लोग जा सकते हैं, मैक्सिमम 2 लोग जा सकते हैं हॉर्स पर। बट अगर उसी हॉर्स के पीछे हम एक कार्ट को जोड़ दें तो अब वो हॉर्स 2 से ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो जब व्हील्स की डिस्कवरी हुई तो इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब पहले लोग पैदल चलते थे, अब व्हील्स आ गया तो व्हील्स के बाद वो लोग क्या करने लगे, तो वो बुल कार्ट यानी ऐसे बैलगाड़ी होती थी, या फिर वहां पर क्या होते थे, तांगे होते थे, या फिर बफेलो होते थे। तो ये सब क्या करते थे, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करके लेके जाते थे। फिर ये वाला जो सीन है साइकिल का, तो ये तो आप लोगों ने देखा है, साइकिल आप लोग भी चलाते हैं, अभी भी चलाते हैं। तो साइकिल की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें हैं, हमारी कुछ नीड्स हैं, उनको फिल करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई बच्चा लोग कि पहले के जमाने में लोग चलते थे बट उनकी लिमिटेशंस हुआ करती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लेट 17th या 18th सेंचुरी के टाइम पर स्टीम इंजन का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। अब स्टीम इंजन का फॉर्मेशन हुआ तो उस पर भी बहुत सारी चीजें बनी, पर ये तो बात हो गई हम लोगों की कि रोड के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब जो एंशिएंट लोग हुआ करते थे वो लोग बाय वाटर भी ट्रांसपोर्ट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे नदियों के सहारे जो होते थे। तो कैसे जाते थे वो, अब वाटर में तैर के तो जाएंगे नहीं इतनी लंबी दूरी, तो क्या करते थे वो लोग यूज करते थे शिप्स का, ये पानी के जहाज होते थे, जो नाव होते हैं जिन्हें हम नाव कहते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे। और वो नाव क्या करते थे, पानी पर बहती जाती थी, वो तैरती जाती थी और वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी। तो नाव का इस्तेमाल करने लगे धीरे धीरे, किस लिए, ताकि वो वाटर वेज से ट्रांसपोर्ट कर सके, एक जगह से दूसरी जगह जा सके। अब ये सारी चीजें चलती आ रही थी, बट इन सभी चीजों की एक लिमिटेशंस थी। अब ये जो नाव है इससे हम जा तो सकते हैं, बट इसमें क्या है, सेफ्टी नहीं है और इसकी एक लिमिटेशन है कि इंसान चलाते जा रहा है नाव को, वो थक जाएगा, थकने के बाद क्या होगा, अब वो नाव को कैसे आगे चलाएगा। तो जो ह्यूमन की लिमिटेशंस हैं उनको क्रॉस करके क्या किया गया, कुछ साइंटिफिक इनोवेशन हुए, जैसे कि स्टीम इंजन का खोज हुई। तो अब इस स्टीम इंजन ने बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेके आया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, और इस स्टीम इंजन पर बेस्ड बहुत सारी चीजें बनी, जैसे ट्रेन, कार, बस, एरोप्लेन, बहुत सारी चीजें बन के आए, जिससे क्या हुआ कि लोग धीरे धीरे अब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाने लगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक छोटू सा सवाल है, और वो सवाल में मैं ये जानना चाहता हूं कि आप इन चारों चीजों को देखिए और बताइए, सीक्वेंस बताना है कि सबसे पहले कौन सी चीज इसका इस्तेमाल हुआ, फिर कौन सी चीज आई, फिर उसके बाद कौन सी चीज आई, फिर कौन सी चीज आई। तो आप लोगों को इसका सीक्वेंस बताना है। देखिए बच्चे लोग, ये बैलगाड़ी है, ये एक स्टीम इंजन है, एक एरोप्लेन है और ये एक रॉकेट है। तो आप इन सारी चीजों को देखिए और मुझे ये बताइए कि इनका सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले कौन सी चीज आई थी, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई। अब ये सीक्वेंस तो आप लोग बता देंगे,
तो अब मैं एक चीज और बता देता हूं कि पहले जो हम सिर्फ पैदल चल पाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अब हम लोग इतने कैपेबल हो गए हैं कि हम अपने अर्थ से भी बाहर जा सकते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मून पर भी जाया जा सकता है, दूसरे प्लैनेट्स पर भी हमारे कुछ रॉकेट्स हैं वो चले गए हैं। उन रॉकेट्स से जो हम लोगों ने भेजे हैं रोबोट्स, वो उन प्लैनेट्स पर जाके और घूमते हैं, वहां की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को कलेक्ट करते हैं। यानी एक जर्नी स्टार्ट हुई ट्रांसपोर्टेशन की, जो कि पैदल चलने से लेके आज स्पेस में रॉकेट भेजने तक पहुंच गई है। यानी ये समय के साथ इनोवेशन हुआ, समय के साथ डिस्कवरी हुई नई नई चीजों की, जिसने हमें हेल्प किया कि हम अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूं? मैं ट्रेन से जा सकता हूं, मैं बाय रोड जा सकता हूं, मैं बाय वाटर जा सकता हूं, मैं बाय एयर जा सकता हूं। मतलब एक ही जगह मैं बहुत सारी जगहों से जा सकता हूं, बहुत सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है मेरे पास। अब कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आप लोगों ने सीक्वेंस बता दिया। मैं बता रहा हूं कि क्या बताया होगा आप लोगों ने कि सबसे पहले किस चीज का इस्तेमाल करते थे। तो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाता था इस बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी के बाद आया ये स्टीम इंजन, और स्टीम इंजन आने के बाद आया था एरोप्लेन, और फिर सबसे लास्ट में डिस्कवरी हुई इस रॉकेट की। और अब धीरे धीरे नई नई चीजें आई जा रही हैं। आप लोग देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता है। तो इन सारी चीजों ने पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल के रख दिया। समझ में आया? तो चलिए अब इतनी सारी बातें जो मैं आप लोगों को बता के आया हूं, वही बातों को मैं लिख के दिखाता हूं कि मैं आखिर कहना क्या चाह रहा था। तो मैं कहना चाह रहा था कि लॉन्ग एगो एनिमल्स वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ एनिमल्स होते थे जिनका इस्तेमाल किया जाता था, जैसे हॉर्स, जैसे आपके डोंकी होते थे। ये सारे एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कैमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, फिर बैल्स का इस्तेमाल किया जाता था जिसे हम बुल कहते हैं। इनका इस्तेमाल करके जो एंशिएंट लोग होते थे वो अपने ट्रांसपोर्टेशन की नीड्स को पूरा करते थे। बट इन एनिमल्स की भी कुछ क्या होती थी? लिमिटेशन होती थी। जो हॉर्स है वो एक समय बाद थक जाएगा, जो बैल है वो एक समय बाद थक जाएगा, तो वो रुक जाएगा। अब वो रुक गया है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि वो कब वापस एनर्जी के साथ स्ट्रांग होता है और फिर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। तो कुछ लिमिटेशंस होती थी। इसके अलावा लिमिटेशंस ये थे कि वो स्लो होते हैं, बट हमें जल्दी पहुंचना है किसी जगह, तो ये कुछ प्रॉब्लम हुआ करती थी। ठीक है। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर रूट्स स्ट्रीमलाइन शेप बोट्स विथ हॉलो कैविटी वर यूज्ड। अभी आप लोगों ने देखा जो नाव होती थी बच्चे लोग कैसी, ये रही नाव। देखिए यहां पर इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्ट्रीमलाइन होता है। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या है? ये आगे से नुकीला है ताकि ये पानी में आसानी से जा सके। अब अगर ये जो शिप है कुछ इस कदर होती, ये शिप कुछ इस कदर होती तो क्या होगा? इस कंडीशन में जो स्पीड है इसकी घट जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा पानी इस पर आ रहा है और वाटर क्या कर रहा है? उसको रोक रहा है। इसी वजह से ये जो शिप्स होती हैं इनका जो शेप है स्ट्रीमलाइन बनाया जाता है ताकि वो पानी में आसानी से घुस जाए। और उसमें बीच में हॉलो कैविटी होती है, यानी स्पेस होता है जहां पर पैसेंजर्स बैठे और वाटर्स के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, बट जैसे ही व्हील की डिस्कवरी हुई उसने पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज करके रख दिया। और फिर उस व्हील की हेल्प से अब बहुत सारे व्हीकल्स बनाए जाते हैं। The design of the wheel was improved over thousands of years. Animals were used to pull cart, then move on the vehicles. अब ये जो बच्चा लोग व्हील्स हम आज देखते हैं, हमेशा से जो व्हील्स है वो इस टाइप के नहीं हुआ करते थे। व्हील्स की डिस्कवरी हुई थी, पत्थर के व्हील हुआ करते थे, फिर पत्थर से व्हील वो क्या होने लगे? लकड़ी के होने लगे, फिर धीरे धीरे उसको चेंज करते हुए और आज हम जिस टाइप के व्हील्स देखते हैं वो हैं। यानी इन व्हील्स के इनोवेशन में भी हजारों साल लगे और उन हजारों साल बाद जाके ये सारी चीजें हुई हैं। हमने तो समझ लिया ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। हम लोग पॉइंट ए पर हैं, पॉइंट ए से हम लोग पॉइंट बी पर जा रहे हैं। इट मींस कि हमारी जो पोजीशन है बच्चा लोग वो चेंज हो रही है। हाँ, हम लोगों की पोजीशन चेंज हो रही है। और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती है, जैसे अभी आप लोग मुझे देखिएगा, मैं यहां पर खड़ा हूं, पर अब देखना जैसे जैसे टाइम आगे निकल रहा है मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी मैं चल रहा हूं। मैं अब गायब हो गया, वापस मैं आप लोगों के सामने आ गया, मैं चल रहा हूं, फिर से मैं गायब हो गया,
मतलब आप लोग कह सकते हैं कि टाइम के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, और कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब एक सिंपल सा सवाल है मेरे दिमाग में, और वो ये है बच्चा लोग कि आप लोग जब अपने स्कूल जाते हैं, घर से स्कूल जा रहे हैं, घर से मार्केट जा रहे हैं, घर से आप अपने दोस्त के पास जा रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे पता कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं? क्योंकि आप कोई ना कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल कर रहे हैं। आप घर से स्कूल जा रहे हैं, आपका घर आपके स्कूल से कुछ दूरी पर होगा, पर वो कितनी दूरी पर है वो आप लोगों को कैसे पता? यानी हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड? आप लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट की सुबह सुबह, ठंडी में आप लोगों को उठने का मन नहीं था, फिर भी मम्मी ने उठाया और आप लोगों ने अपने घर से चलना स्टार्ट किया, और चलते चलते आप लोग पहुंच गए अपने स्कूल। अब अपने स्कूल पहुंच गए, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है बच्चा लोग कि आप लोगों को कैसे पता चला आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? तो आप क्या कहेंगे? आप लोगों को कैसे पता चला कि आप कितनी दूर चले, आप घर से स्कूल तक कितनी दूर चले? तो आप कहेंगे हम लोगों को पता है सर, हम लोगों को पता है भैया, क्योंकि हमें हमारे घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस पता है। अब डिस्टेंस पता है, कैसे पता है? वो मेजर की गई होगी ना, तब तो पता है। क्योंकि अगर हमें कोई चीज मेजर ना की हुई हो तो पता कैसे चलेगा वो कितनी है या कितनी नहीं है? तो मेजर करेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो चलिए इसके लिए मैं आप लोगों को एक काम करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए बच्चा लोग, ये एक क्लास है और इस क्लास में एक टेबल रखी हुई है, और इस टेबल पर दो लोग बैठ सकते हैं। तो मेरे दो दोस्त हैं और वो दोनों इस टेबल पर बैठे हैं। मेरे एक दोस्त का नाम है पिंटू और एक दोस्त का नाम है चिंटू। पर दिक्कत क्या हुई बच्चा लोग कि ये जो चिंटू है इसने क्या किया, इस टेबल का ज्यादा हिस्सा ऑक्यूपाई कर लिया, और चिंटू इस टेबल पर अपनी बुक, अपने टिफिन, सारी चीजें, सारा बैग वो इस पर रख रहा है। तो चिंटू ने इतनी सारी जगह ले ली और बेचारे पिंटू को बस ये वाला पार्ट मिला। तो पिंटू परेशान हो गया, रोता रोता गया मैम के पास कि अरे मैम मैम मैम, चिंटू ने तो टेबल की सारी जगह ले ली है, उसने अपनी सारी बुक, सारे अपने बैग, टिफिन, सब कुछ वहीं पर रख दिया है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा वहां पर? तो मैम ने कहा कि अरे पिंटू, एक काम करो, आप लोग उस टेबल को मेजर कर लो और आधा आधा पोर्शन ले लो। आधे पोर्शन में पिंटू बैठेगा, आधे पोर्शन में चिंटू बैठेगा। अब वो लोग मेजर कैसे करेंगे? तो आप लोग जरा सोचिए कि ये लोग टेबल को कैसे मेजर कर सकते हैं। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने टेबल को मेजर करने के लिए अपने पास पड़ी हुई एक स्टिक ली। ये देखिए, उन्होंने एक स्टिक ले ली और उस स्टिक से मेजर कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस टेबल के एक कोने पर उन्होंने स्टिक रखी और उन्होंने ऐसा मेजर किया, टिक लगाया कि इस वाले पॉइंट पर वो क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पर वो स्टिक को रखते हैं। उन्होंने मेजर किया और उन्हें एक दूसरा पॉइंट मिल गया यहां पर। फिर इस स्टिक को आगे रखा और उन्होंने इसको मेजर कर लिया। तो उन्हें पता चल गया कि ये जो टेबल है वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी। टेबल जो है कितनी बड़ी है? तो टेबल है पूरी एक स्टिक, पूरी एक स्टिक और फिर स्टिक का इतना पार्ट। टेबल इतनी बड़ी है, एक स्टिक की लेंथ और इतने पार्ट के बराबर है। अब इन्हें जब हाफ हाफ पार्ट करना है तो क्या करेंगे, इस स्टिक का हाफ पार्ट लेंगे। इस स्टिक का हाफ पार्ट मतलब इतना हो जाएगा, इस स्टिक का हाफ पार्ट ही हो जाएगा, और फिर स्टिक जो इतनी बड़ी थी उसका हाफ पार्ट। अब आप लोग करेंगे सर बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें तो हम भूल जाएंगे, कैसे टेबल का हाफ हाफ पार्ट करेंगे, है ना कंफ्यूजिंग? हाँ, तो पहले जमाने में क्या करते थे, एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे कि अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते थे। जैसे वो क्या करेंगे, अपने थंब से लेके अपने जो लिटिल फिंगर है उसके बीच की डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो यहां से यहां तक उन्होंने मेजर किया तो उनको पता चल गया कि इस वाले एंड से, यानी ए एंड से बी एंड की उन्हें डिस्टेंस मेजर करनी थी। तो उन्होंने अपने हैंड को ऐसे रखा और उन्हें एक पॉइंट मिला यहां पर, यानी एक पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद उन्होंने मेजर किया तो ये देखिए, ये हो गया, एक और पॉइंट मिल गया, ये रहा, और फिर उसके बाद ये हाफ हो रहा है। तो इतना उन्होंने मेजर किया। पर इसमें भी क्या प्रॉब्लम आई, या फिर इसके अलावा वो कैसे मेजर करते थे, तो अपना जो एल्बो होता था, एल्बो से लेके अपने फिंगर तक की डिस्टेंस को लेके और किसी चीज को मेजर करते थे। तो यहां पर एल्बो को रखेंगे बी पॉइंट पर, फिंगर को रखेंगे यहां पर, और इस टाइप से वो चीजों का मेजरमेंट करते थे। बट प्रॉब्लम क्या होता है बच्चा लोग इसमें, कि हर एक इंसान का जो हाथ है वो अलग अलग है।
अब किसी का हाथ बड़ा है, किसी का हाथ छोटा है, तो इस वजह से जो मेजरमेंट होगा उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो एंशिएंट टाइम में लोग इसी टाइप का इस्तेमाल करते थे मेजरमेंट करने के लिए। अपने थंब से लिटिल फिंगर के बीच की डिस्टेंस मेजर करते थे, अपने एल्बो से अपने फिंगर्स तक की डिस्टेंस को मेजर करते थे, और इस टाइप की चीजों का वो इस्तेमाल करते थे। बट अब हम बात करें आज की, यानी आज हमारे पास मेजर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। और उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अभी आप लोगों के पास रखा होगा आप लोगों के ज्योमेट्री बॉक्स में। ये रहा वो इंस्ट्रूमेंट। इसको क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं एक मीटर स्केल, जिसकी हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को या उसकी हाइट को या उसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने देखी है। अब देखें, इससे अगर हमको मेजर करना है ये टेबल, तो बहुत इजी है। मैं क्या करूंगा, इसके जीरो को इस टेबल के एंड पर रख दूंगा। तो ये रहा टेबल का एंड ए, ये रहा एंड बी। अब मैं क्या करूंगा, इसको आसानी से यहां पर रखूंगा। तो देखिएगा बच्चा लोग जरा ध्यान से, मैं इसे रख रहा हूं जीरो को ए पर रख रहा हूं, और यहां पर गया, मैं यहां पर गया तो मैंने टिक लगा दिया। ये रहा 50, ये वाला पॉइंट है 50 सेंटीमीटर, यानी ए से लेके इस पॉइंट तक की जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर। एंड अब इसके बाद मैं और आगे मेजर कर लूंगा, इसको फिर से जीरो पर रखूंगा और पॉइंट बी देखूंगा। तो पॉइंट बी कितना है बच्चा लोग? तो पॉइंट बी है अगेन 14 सेंटीमीटर, यानी ए से ओ तक की डिस्टेंस मैंने मेजर कर ली इस स्केल की हेल्प से। और वो कितनी आई? इस स्केल की हेल्प से मेजर की तो वो आई 50 सेंटीमीटर, और ओ से बी तक की डिस्टेंस मैंने मेजर की तो वो आ गई 14 सेंटीमीटर। तो अब ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी ए ओ प्लस ओ बी, और ए ओ की वैल्यू है 50 और ओ बी की वैल्यू है 14, तो टोटल डिस्टेंस मुझे पता चल गई 64 सेंटीमीटर। अब ये जो टेबल है टोटल 64 सेंटीमीटर की लंबाई है इसकी, तो इसका हाफ हाफ पार्ट करना है। तो हाफ हाफ पार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 64 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चा लोग? तो 64 का हाफ होगा 32, यानी पॉइंट ए से 32 सेंटीमीटर तक की जो डिस्टेंस होगी, यानी जो टेबल का पार्ट होगा, वो कौन यूज करेगा? चिंटू, और उसके बाद वाला पार्ट पिंटू यूज करेगा। तो उसको मेजर कर लेते हैं। तो देखिए, ए पर हमने 0 पर रखा और 32 हम लोग निकाल लेते हैं। ये रहा 32, ये रहा 32, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये तो हो गई 32 सेंटीमीटर, और इधर वाली डिस्टेंस भी ये भी हो जाएगी 32 सेंटीमीटर। अब दोनों को आधा आधा पार्ट मिल गया। आराम से चिंटू यहां पर बैठेगा, आराम से पिंटू यहां पर बैठेगा। तो देखिए, चिंटू ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा था उसको कम कर दिया गया। अब ये हो गया चिंटू का नया स्पेस। चिंटू सिर्फ इस पार्ट में रह सकता है। ये तो हो गया चिंटू का पार्ट, और इसके बाद ये वाला हो गया पिंटू का पार्ट। अब दोनों को बराबर बराबर जगह मिल गई है। अब वो आसानी से इस टेबल पर बैठेंगे, अब आसानी से बैठ सकते हैं। तो इस एग्जांपल से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस या दूरी को मेजर करना है तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जो कि चेंज ना हो, जैसे कि ये मीटर स्केल। अब मेरा हाथ बड़ा है, चिंटू का हाथ छोटा है, पिंटू का हाथ अलग है, सबके हाथ अलग अलग है, तो हम वो चीज नहीं ले सकते हैं जो कि वेरिएबल है। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो, जैसे कि ये मीटर स्केल। अब आप लोगों ने देखा होगा, आपके पास जो स्केल है आपके कंपॉक्स में, आपके दोस्त के पास भी वही स्केल है, आपके किसी और दोस्त के पास भी वही स्केल है, यानी सेम एक जैसा ही है, स्टैंडर्ड एक जैसा ही है। कलर अलग हो सकते हैं बट वो सेम डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इसी वजह से कुछ स्केल का इस्तेमाल किया गया। पहले के जो प्रॉब्लम होती थी, यानी पहले जो डिस्टेंस को मेजर करने में जो दिक्कतें आती थी, उनको ओवरकम करने के लिए इन स्केल का क्या किया गया, डिस्कवरी की गई। तो समझ में आ गया आपको मेजरमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर मेजरमेंट जरूरी इसलिए है कि मुझे पता होगा कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है। जैसे मैं अगर अपने घर से निकल रहा हूं, पॉइंट ए से, और मुझे किसी पॉइंट बी पर जाना है, और अगर मुझे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता हो तो फिर मैं अपनी जर्नी उसके अकॉर्डिंग प्लान करूंगा। जैसे अब ये डिस्टेंस बहुत छोटी हो, 2 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, तो बहुत कम डिस्टेंस है, मैं आसानी से जा सकता हूं, आराम से, मुझे कम समय लगेगा। पर अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है,
तो मुझे पहले निकलना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर मेरा एग्जाम सेंटर है और एग्जाम सेंटर है जहां पर मेरा एग्जाम है, कितने बजे बच्चा लोग? तो मेरा एग्जाम है 12:30 PM से, मेरा एग्जाम है 12:30 PM से। अब अगर मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने घर से निकलूंगा। अब डिस्टेंस पता ही नहीं है, मैं यहां से निकल रहा हूं 12:20 पर, तो मैं 10 मिनट में पहुंच ही नहीं पाऊंगा क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब क्या हुआ, डिस्टेंस बहुत कम थी और मैं यहां से निकल गया था 9 बजे ही, मैं 10 बजे ही पहुंच गया, जाके मुझे 2.5 घंटे वहां पर वेट करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये होती थी। इसी वजह से अगर हमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पता हो तो उसके अकॉर्डिंग हम अपनी जर्नी को प्लान करते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो ये फंडा था मेजर करने का, डिस्टेंस को समझ में आया आपने यहां पर कैसे मेजर किया हमने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आपको एक चीज दिखाता हूं। ये क्या है? तो ये एक मेजरिंग टेप है जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने देखा होगा कहीं ना कहीं। मैं बताता हूं कहां पर। कभी आप लोग टेलर के पास गए होंगे मम्मी के साथ या फिर भैया के साथ, तो आप लोगों ने देखा होगा वो जो टेलर होते हैं उनके गले में ये लगा रहता है, ये मेजरिंग टेप लगा रहता है और ये इससे क्या करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं। यानी अगर मैं शर्ट सिलवाने जाता हूं तो वो क्या करेंगे, मेरे शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे, मेरे आस्तीन की मेजरमेंट लेंगे, वो मेरे चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे, वो मेरे वेस्ट की मेजरमेंट लेंगे, सब कुछ वो मेजर करेंगे ताकि वो प्रॉपर फिटिंग की शर्ट को सिल सकें। तो उनके पास ही होता है। अब इसी तरीके से अलग अलग टाइप के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डिपेंड कि हमें क्या चीज मेजर करनी है। जैसे अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या मैं इस स्केल की हेल्प से अपनी वेस्ट यानी अपनी कमर, अपनी जो वेस्ट है कमर, उसको मेजर कर सकता हूं? कैसे मेजर कर सकता हूं? नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट है और मेरी जो कमर है, मेरी जो वेस्ट है वो क्या है बच्चा लोग, वो सर्कुलर है, तो ये गोल नहीं घूम सकता है। तो मैं इस स्केल का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं अपनी बॉडी मेजरमेंट के लिए। उसके लिए मुझे ये वाला मेजरिंग टेप चाहिए। तो अलग अलग टाइप की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। और इसके अलावा क्या है बच्चा लोग, कोई डिस्टेंस छोटी है, कोई डिस्टेंस बड़ी है, कोई डिस्टेंस बहुत बड़ी है, तो अब उनको मेजर करने के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट यूनिट भी चाहिए। अब यूनिट क्या है, पहली चीज मेजरमेंट क्या है, तो मेजर हम कर क्या रहे हैं आखिर? तो देखिए, मेजरमेंट मींस द कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी विथ सम नोन क्वांटिटी। दिस फिक्स्ड नोन क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। जैसे इस एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, एक अननोन क्वांटिटी हमारे पास, टेबल, हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी थी जिसको हम कह रहे हैं टेबल, और इस टेबल की डिस्टेंस या इसकी हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। इसकी लेंथ को हम मेजर कर रहे हैं किससे, एक नोन क्वांटिटी से। ये टेबल तो हो गया बच्चा लोग, अननोन क्वांटिटी है, हम इसकी लेंथ को मेजर कर रहे हैं एक नोन क्वांटिटी से, और वो नोन क्वांटिटी क्या है, तो एक मीटर स्केल है। मीटर स्केल नोन क्वांटिटी है। मैं इस मीटर स्केल से इस टेबल को कंपेयर कर रहा था तो मुझे उस टेबल की लेंथ मिल गई। और ये जो नोन क्वांटिटी है इसी को तो कहा जाता है एक यूनिट, यानी दिस नोन फिक्स्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। समझ में आ गया, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स। अब जैसे मैं आप लोगों का वेट मेजर करता हूं, मैं आप लोगों का मास मेजर करता हूं, मैं आप लोगों की हाइट मेजर करता हूं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ना कि आपकी हाइट कितनी है, आपका मास कितना है, आपका वेट कितना है। सपोज मैंने आप लोगों को बुलाया, आप लोग एक लाइन से खड़े हो गए, मैंने सब लोगों की हाइट मेजर की इस मेजरिंग टेप की हेल्प से, और मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि आप कितने लंबे हो। तो मेरे पास 5 बच्चे आए, 1 2 3 4 एंड 5। तो मैंने सबका मास मेजर किया और फिर मैंने सबकी हाइट मेजर की। मैंने सबका मास मेजर किया तो मुझे क्या पता चला कि फर्स्ट जो बच्चा है उसका मास है 51 kg, सेकेंड बच्चे का मास है 48 kg, थर्ड बच्चा है 47 kg का, फोर्थ वाला बच्चा है 52 kg का, और फिफ्थ वाला जो बच्चा है वो है 46 kg का। ये तो मैंने मेजर कर ली उन लोगों की मास। अब मैं उन लोगों का मेजर कर रहा हूं हाइट। तो मैंने जब हाइट मेजर की तो मुझे पता चला एक बच्चा है 154 सेंटीमीटर का, एक बच्चा है 147 सेंटीमीटर का, एक बच्चा है 148 सेंटीमीटर का,
एक बच्चा है 153 सेंटीमीटर का और एक बच्चा है 149 सेंटीमीटर का। अब मैंने उनका मास मेजर किया, मैंने उनकी हाइट मेजर की। अब आप लोग देख रहे होंगे कि जब भी मैं मास मेजर कर रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, दो चीजें लिख रहा हूं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, उसके बाद कुछ लिख रहा हूं केजी जैसा। फिर मैं जब हाइट मेजर कर रहा हूं तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहा हूं, उसके बाद कुछ लिख रहा हूं मैं सेंटीमीटर जैसा। तो आखिर ये चीजें है क्या? तो बच्चा लोग, मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मास को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट सेट कर दी गई कि मास को हम हमेशा केजी में मेजर करेंगे, जिसे हम किलोग्राम कहते हैं। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। अब मैं एक बच्चे को लेके आया तो मुझे कंपेयर करना है कि ये जो बच्चा है कितने किलोग्राम का है, कितने किलोग्राम का है। तो मैंने क्या किया, उस बच्चे को एक मेजरिंग डिवाइस पर खड़ा किया तो वहां पर लिखा आया 51, यानी उस बच्चे का जो मास है वो इस किलोग्राम यूनिट के 51 टाइम्स है, यानी 51 टाइम्स 51 गुना ज्यादा है उस बच्चे का मास। तो यहां पर मैंने लिख दिया। और उसी बच्चे की जब मैंने हाइट मेजर की तो मुझे पता चला इस मेजरिंग टेप से कि उसकी हाइट है 154 सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर को मेजर करने का अलग यूनिट है, क्योंकि वो एक अलग चीज है। मैं किसी की हाइट, किसी की लंबाई मेजर कर रहा हूं और यहां पर मैं किसी का वजन मेजर कर रहा हूं, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में और हाइट को मेजर किया जाता है मीटर या सेंटीमीटर में, मीटर या सेंटीमीटर में इसमें मेजर किया जाता है। और जब दोनों अलग अलग हैं, दोनों स्टैंडर्ड अलग अलग हैं, दोनों नॉन क्वांटिटी अलग अलग हैं, तो उनको मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट भी अलग होंगे। मास को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है, लेंथ को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट अलग होता है। तो बच्चा लोग देखिए जरा ध्यान से, जो मेजरमेंट किया जाता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, जो हमने मेजरमेंट किया है उसको एक्सप्रेस करने के लिए दो पार्ट की जरूरत होती है। दो पार्ट, एक पार्ट ये रहा जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक पार्ट बताता है कि हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं किलोग्राम से। यूनिट क्या है, इसे यूनिट कहा जाता है। जैसे मास को मेजर करने की यूनिट होती है केजी। तो कोई भी अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस मेजरमेंट में हमेशा दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, हमेशा दो पार्ट। और उन दो पार्ट्स में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और एक होती है यूनिट। तो हाइट को मेजर करने की यूनिट सेंटीमीटर, मास को मेजर करने की यूनिट केजी। क्लियर है? अब देखो, ये चीजें हम लोगों ने तो पढ़ ली, समझ ली, सीख ली, पर प्रॉब्लम क्या है कि कोई हाइट छोटी है, कोई हाइट बहुत बड़ी है और कोई हाइट बहुत 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 ज्यादा बड़ी है। तो अब सभी हाइट को हम एक ही यूनिट में मेजर करेंगे, मीटर या सेंटीमीटर में, तो प्रॉब्लम होगा। कैसे प्रॉब्लम होगा कि मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से अपने स्कूल तक की डिस्टेंस को मेजर किया, ए से बी तक की। तो ये जो डिस्टेंस है ये तो मुझे मिल गई 500 सेंटीमीटर। बट अगर मैं अपने घर से अपने नानी के घर की डिस्टेंस को मेजर करूं, जो कि तो बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ज्यादा दूर है, तो उसको लिखने के लिए मुझे तो बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। 0.00000000000 सेंटीमीटर। अब मेरे घर से मेरे नानी का घर इतना ज्यादा दूर है तो ये फिजिबल नहीं है, इसको लिखना क्या फिजिबल नहीं है। अब बार बार मुझे इतनी बड़ी वैल्यूज लिखना पड़ेंगे। इसी वजह से क्या किया गया कि हर चीज को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो अलग अलग है। जैसे मीटर बड़ी यूनिट हो गई, उससे छोटी सेंटीमीटर हो गई, मीटर से बड़ी हो गई किलोमीटर, यानी बड़ी यूनिट भी है, छोटी यूनिट भी है, बहुत बहुत छोटी यूनिट भी है, क्योंकि हमें अलग अलग टाइप की डिस्टेंस को मेजर करना है। इस वजह से अलग अलग टाइप की जो यूनिट होती है वो इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है? अब एंशिएंट टाइम में जैसे मैंने आपको बताया था, लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे फुट का, अपने फिंगर्स का, अपने एल्बो का, ये सारी चीजें करते थे। तो हम बात कर लेते हैं एंशिएंट टाइम में। द लेंथ ऑफ अ फुट, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। एक तो मैंने हाथ का बताया था, एक मैंने बताया था अपने थंब और फिंगर के बीच की डिस्टेंस। अब मेजर करते थे कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहे हैं तो हमें कितने स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। जैसे देखिएगा, मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, इस पॉइंट से मुझे कितने स्टेप लेने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4। इस पॉइंट तक आने में मुझे 4 स्टेप लेने पड़ रहे हैं। अब देखना, सेम 1 2 3,
मैं 3 स्टेप में भी ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूं, इसके अलावा मैं 1-2 स्टेप में भी ये डिस्टेंस कवर कर सकता हूं। तो प्रॉब्लम क्या आई बच्चा लोग कि हर एक इंसान का जो स्टेप है वो अलग अलग है और इसी वजह से ये फिजिबल नहीं हो पाया मेजर करने के लिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। The people of the Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction। यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हुआ करते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा सोशल साइंस में, हिस्ट्री वाले पार्ट में, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं उन्हें ज्योमेट्री का बहुत अच्छा नॉलेज था, क्योंकि जब खुदाई की गई तो जो सबूत मिले, जो साक्ष्य मिले, उसमें यह देखा गया कि उन्होंने परफेक्ट ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया था अपने बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में। यानी उस जमाने में जो घर हुआ करते थे, जो रोड हुआ करती थी, जो नालियां होती थी, जो सीवेज लाइन होते थे, उनमें परफेक्ट इस्तेमाल किया गया था ज्योमेट्री का। यानी उन्हें पता था कि डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है, उन्हें पता था कैसे एंगल मेजर किया जाता है। तो ये सारी चीजें उन्हें ऑलरेडी पता थी कई हजार साल पहले। ठीक है, अब एक उस टाइम मेजर करने की यूनिट होती थी। उस टाइम जब चीजों को मेजर किया जाता था तो एक यूनिट होती थी जिसे क्यूबिट कहा जाता था, और वो क्या होती है? तो लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप वाज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट। जो इजिप्शियन लोग हुआ करते थे बच्चा लोग, वो क्यूबिट इस्तेमाल करते थे। और क्यूबिट क्या होता है? तो आपके एल्बो से लेके आपके फिंगर तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्यूबिट कहा जाता है। और ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ही जगह एक्सेप्ट की जाती थी, यानी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी ये यूनिट चलती थी, लोग इसे एक्सेप्ट करते थे क्यूबिट को। ठीक है, समझ में आ गया क्यों मेजर किया जाता है, कैसे मेजर किया जाता है? अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप की यूनिट होती हैं जिससे कि हम चीजों को मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, ये प्रॉब्लम होती थी तो 1790 में, 1790 में जो फ्रेंच थे उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट का क्या किया? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेट की, जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है। उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम सेट की जिसे मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है, जो कि एक्सेप्ट की जाती है, जिसे हर एक व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। जैसे लेंथ को मेजर करने की उन्होंने एक यूनिट सेट की मीटर, लेंथ को मेजर करने की उन्होंने एक यूनिट सेट की जिसे मीटर कहा जाता है। अब ये मीटर भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं हम। जैसे बड़ी यूनिट अगर लिखना है तो हम लिखेंगे किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अब हमें कोई छोटी चीज मेजर करना है तो उसे हम सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे, और सेंटीमीटर मीटर में क्या रिलेशन होता है? तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें कोई और छोटी चीज मेजर करना है तो हम उसे मिलीमीटर में मेजर कर लेंगे, और मिलीमीटर में हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो मिलीमीटर में हमने मेजर कर लिया, अब हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर में रिलेशन पता होना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो अलग अलग यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, और उन अलग अलग यूनिट में एक रिलेशन भी होता है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ये कुछ रिलेशन एस्टेब्लिश किए गए ताकि अलग अलग यूनिट में हम सेम लेंथ को मेजर कर सके। अब चलिए, मेरे पास आप लोगों के लिए एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इस सवाल का जवाब देना है आप लोगों को, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया कि मेजरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। चलते हैं, और ये जो चीज है ये मैंने आप लोगों को दिखा दी है, वो लिखी हुई है वहां पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये रहा एक स्केल। अभी जो मैंने आप लोगों को एक स्केल दिखाया था बच्चा लोग, देखिए इसमें 2 पार्ट है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, और ये कहां पर जा रहा है? 50। 0 से लेके 50 तक जा रहा है, और ऊपर कौन सी यूनिट में हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं? तो यूपर हम मेजर कर रहे हैं लेंथ को सेंटीमीटर में। और अगर हम नीचे से देखें तो देखिए 0 से स्टार्ट होकर, और ये कहां पर जा रहा है? 20 में। यानी नीचे हम किस यूनिट में लेंथ को मेजर कर रहे हैं? इंचेस में। देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर देखो, हम ऊपर मेजर कर रहे हैं लेंथ को सेंटीमीटर में, और नीचे हमारा है इंच स्केल। यानी 2 टाइप के स्केल यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं, सेंटीमीटर एंड इंच। सेंटीमीटर वाला 0 से स्टार्ट होकर कहां पर जा रहा है? 50 पर। इंच वाला 0 से स्टार्ट होकर जा रहा है 20 पर, जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ऊपर
जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया जा रहा है इंचेस में और नीचे मेजर किया जा रहा है सेंटीमीटर में। अब आप लोगों ने कभी ये वाला स्केल खरीदा होगा, इस टाइप का स्केल तो आप लोगों ने देखा होगा स्टील का, जिससे ट्यूशन वाली मैम क्या करती हैं, मारती हैं जब हम होमवर्क करके नहीं जाते हैं। तो उनके पास इस टाइप का एक स्केल होता है, वहां पर ऊपर क्या होता है, डिस्टेंस इंच में भी मेजर कर सकते हैं हम और सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। इस टाइप का स्केल आप लोगों ने देखा होगा, देखा है कि नहीं ये बताइए, देखा है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है, देखा है ना। तो चलो अब एक चीज करवाता हूं मैं आप लोगों से। यहां पर एक कर्व लाइन है, ये रही एक कर्व लाइन ए से बी तक की, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। ये एक कर्व लाइन है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अगर मुझे इसे मेजर करना है तो मैं इसको मेजर करने के लिए किस मेजरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करूंगा? आपके ऑप्शंस रहे ये मेरे पास एक कर्व्ड लाइन है और इसकी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मैं किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करूंगा? ऑप्शन ए मीटर स्केल, ऑप्शन ए मीटर स्केल, ऑप्शन बी मेजरिंग टेप। अभी आप लोगों को दिखाया था जो टेलर इस्तेमाल करते हैं, मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे या हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे? जल्दी से बताइए किसका इस्तेमाल करेंगे? जी हां, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। हम इसकी डिस्टेंस को, इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे, ना कि मीटर स्केल का। क्योंकि मीटर स्केल क्या है, एक रिजिड है, ये रिजिड सब्सटेंस है, ये सॉलिड है। देखो ये सॉलिड है तो ये सीधी डिस्टेंस मेजर करेगा स्ट्रेट, बट ये क्या है, कर्व्ड है, तो कर्व्ड डिस्टेंस इससे मेजर नहीं कर पाएंगे हम। क्या होगा, एरर आएगा। तो इस वजह से हम इस्तेमाल करते हैं मेजरिंग टेप का। और कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ये पॉइंट है, पॉइंट ए पर हम अपने मेजरिंग टेप को रखेंगे, पॉइंट ए पर मेजरिंग टेप को रखेंगे, फिर उस मेजरिंग टेप से हम उसको स्ट्रेट करते हुए अलग अलग पॉइंट पर जाएंगे। फिर हमने यहां से यहां तक क्या करेंगे, हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे, इसको हम टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम इतनी डिस्टेंस मेजर करेंगे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ऐसे डिस्टेंस मेजर करेंगे। हमने मेजरिंग टेप लिया, उसको पॉइंट ए पर रखा और उसको इस पॉइंट पर रखा स्ट्रेट करके, यहां तक की डिस्टेंस मेजर कर ली। फिर हमने यहां पर पकड़ा, फिर आगे गए, यहां ले गए, फिर यहां पर पकड़ा, फिर इस पॉइंट तक ले गए, फिर आगे गए, फिर इस पॉइंट तक ले गए, और ऐसे करते करते हम पूरी डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, एक काम करना है, अपने घर में से एक कोई सा भी ऐसा धागा उठाइए, कोई ऐसा कर्व्ड लाइन खींचिए, ड्रॉ कीजिए, कोई सी भी एक कर्व्ड लाइन ड्रॉ कीजिए या एक कोई रस्सी का टुकड़ा लीजिए और फिर उस रस्सी के टुकड़े की डिस्टेंस को मेजर कीजिए मेजरिंग टेप की हेल्प से, और मुझे बताइएगा कि आपने कितनी डिस्टेंस मेजर की। आपको क्या करना है, एक रस्सी का टुकड़ा लेना है और उस रस्सी के टुकड़े की लेंथ को मेजर करना है यूजिंग द मेजरिंग टेप, ठीक है। या आप कोई कर्व्ड लाइन भी बना सकते हैं, ऐसे कोई लाइन बना लीजिए, उसकी डिस्टेंस मेजर कीजिए और मुझे बताइए कितनी लंबी है वो लाइन, ठीक है। तो अब ये जो कैसे मेजर किया हमने, वही प्रोसेस बता देता हूं मैं। हम क्या करेंगे, एक नॉट बना लेंगे, एक नॉट बना लेंगे कहां पर, उसके किसी एक एंड पर। जैसे मैं मान लेता हूं पॉइंट ए पर हमने एक नॉट बना लिया, ताकि हमें याद रहे कि हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं। तो हमने एक नॉट बना लिया जिससे कि हमें यह याद रहे कि हम यहां से डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। अब हम इस रस्सी पर अपने मेजरिंग टेप को रखेंगे जैसे जैसे ये जा रही है, और फिर हम फाइनली पॉइंट बी तक पहुंच जाएंगे, और पॉइंट बी तक पहुंचने के बाद हमें फाइनल लेंथ पता चल जाएगा कि ए से बी तक की फाइनल लेंथ क्या है, ठीक है। नाउ प्लेस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द थ्रेड अलोंग द लाइन कीपिंग इट टॉट यूजिंग योर फिंगर्स एंड थंब। उसके बाद मेजर द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क्स बी ऑन द थ्रेड, और इसी तरीके से हम करके पूरी लेंथ को मेजर कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं मूविंग थिंग्स की। आप लोगों ने बच्चा लोग देखा होगा अपने आसपास बहुत सारी चीजें मूव करती हैं। स्टार्टिंग में भी हम लोग पढ़ते आ रहे थे कि जब हमें नानी के यहां जाना होता है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, यानी हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। जैसे कि ये देखिए, यहां पर एक बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है और वो आगे जा रहा है, साइकिल चला रहा है, और इसी वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे ये मूविंग है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपके आसपास
दो मूविंग थिंग क्या है आपके आसपास? दो मूविंग थिंग क्या है? एक, दो। अभी जब ये आप लेक्चर देख रहे हैं तो ये लेक्चर देखते देखते अपने आसपास देखिए और मुझे बताइए कि कौन से वो दो चीजें हैं जो कि मूव कर रही हैं। ठीक है, जल्दी बताइए, फिर मैं आप लोगों से एक काम करवाता हूं। क्या है वो काम? तो देखिए बच्चा लोग, यहां पर बहुत सारी चीजें दे रखी हमें। एक बटरफ्लाई है, एक डॉग है, एक काऊ है, हमारा हाथ है, एक स्मॉल बेबी है, एक फिश है वाटर में, हाउस है, एक फैक्ट्री है, एक पीस ऑफ स्टोन है, एक हॉर्स है, एक बॉल है, एक बैट है, एक मूविंग ट्रेन है, एक स्विंग मशीन है, एक वॉल क्लॉक है और एक हैंड ऑफ अ क्लॉक है। तो आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हैं और कौन से ऑब्जेक्ट मूविंग है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन मूविंग ऑब्जेक्ट है, कौन मूविंग ऑब्जेक्ट है और कौन कौन रेस्ट पर है। तो आपको बताना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट बनाइए और मुझे बताइए कि इन सब में से कौन मूव करता है, किसकी पोजीशन चेंज होती है और कौन रेस्ट पर रहता है, किसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो ये आप लोग मुझे बताइए। अब ये मोशन की बात हो गई। मोशन पता है हम लोगों को कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे वो मोशन में है। और ये जो मोशन है प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चा लोग, और मैं कहूं तो चैम्प्स, ये जो मोशन है 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का मोशन, जी हां 3 टाइप का। एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है पीरियोडिक मोशन। अब ये क्या होता है तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर ये बच्चा जो है साइकिल चला रहा है, तो ये साइकिल कहां चला रहा है? एक स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में ये साइकिल चला रहा है। आप लोग देख सकते होंगे कि जो रोड है वो एकदम सीधा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि किसी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा हो रहा है? लीनियर हो रहा है। देखो लाइन कैसी है, एकदम सीधी है, एकदम स्ट्रेट लाइन है और ये ऑब्जेक्ट उस स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एक सीधी रेखा में, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, हम कहेंगे वो लीनियर मोशन कर रहा है। The type of motion in which the object move from one point to another in a straight line is called a linear motion. अब इस बच्चे के अलावा एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे, एक एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताएंगे लीनियर मोशन का। तो जल्दी से बताइए लीनियर मोशन का एक एग्जाम्पल, जल्दी बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूं आप लोगों को सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक रस्सी ले सकते हैं, एक थ्रेड, उसके एक हिस्से पर एक छोटा सा पत्थर बांध के हम उसके दूसरे हिस्से को पकड़ के जब गोल गोल घुमाएंगे तो वो पत्थर क्या करेगा? एक सर्कुलर पाथ में, एक सर्कुलर ट्रैक में मोशन करेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर ये दीदी क्या कर रही है, तो ये दीदी अपने हाथ में एक रस्सी पकड़ी है और उसमें एक पत्थर बांध के उसको गोल गोल घुमा रही है। तो ये पत्थर एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है, ये पत्थर एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है और इसी वजह से हम इस स्टोन के मोशन को कहेंगे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसके अलावा आप लोग मेले में गए होंगे, मेले में एक झूला होता है मैरी गो राउंड, इस टाइप के झूले पर आप लोग तो झूले होंगे। यहां पर देखिए अलग अलग टाइप के एनिमल्स बने होते हैं, हॉर्स बना होता है, उसके अलावा कैमल बना होता है, टाइगर बना होता है। तो हम उस पर बैठ जाते हैं और वो झूला क्या करता है? हमें गोल 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 घुमाता है। तो देखिए जरा ध्यान से, आप लोगों ने ये झूला कभी ना कभी तो झूला होगा। मैंने तो बहुत झूला है। मैं मेले में जाता था, मम्मी से बोलता था मम्मी मुझे झूलना है, आप झुलाइए, तो मैं भी झूला हूं। यहां पर देखिए ये बैठ जाते हैं और ये गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, यानी हम वहां पर जाते हैं तो एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगते हैं। और अगर हम सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो हमारा मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। सुनिएगा, the motion in which the object moves along a circular path is called circular motion. एग्जाम्पल ये रहा एक एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल कौन बताएगा? तो आप सभी लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोग कौन हैं? आप लोग चैंप हैं और चैंपियंस तो पढ़ेंगे, समझेंगे और आंसर भी करेंगे। तो आप सभी लोग चैंपियन हैं, तो बताइए सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल क्या होगा? मैं चलता हूं और आगे बढ़ता हूं, अगला मोशन बताता हूं जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। यहां पर देखिए एक मेढक भैया हैं। मेढक भैया क्या कर रहे हैं? झूला झूल रहे हैं। मेढक भैया झूला झूल रहे हैं। तो ये रही मेढक भैया की पोजीशन।
अब इस पोजीशन के अलोंग क्या कर रहे हैं मेढक भैया, आगे जा रहे हैं और फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं, फिर पीछे जा रहे हैं और फिर अपनी पोजीशन पर आ रहे हैं। तो एक बार वो आगे जा रहे हैं, फिर वापस वहीं आ रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं। तो बार बार क्या कर रहे हैं, वो एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग कभी आगे कभी पीछे मोशन कर रहे हैं। तो यहां पर ये जो मेढक भैया हैं वो सेम मोशन को रिपीट कर रहे हैं, देखिए आगे गए, फिर वापस वो पीछे आए और फिर आगे गए और फिर वो पीछे आ रहे हैं। मतलब वो सेम टाइप के मोशन को रिपीट कर रहे हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग। तो इस टाइप का कोई भी मोशन होता है उसको हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन। A motion that repeat itself after equal interval of time is known as periodic motion। जैसे कि ये आगे पीछे जा रहे हैं तो ये खुद के मोशन को रिपीट कर रहे हैं, और कैसे रिपीट कर रहे हैं, तो एक फिक्स्ड टाइम होगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में इसको कोई समय लग रहा है, कोई टाइम लग रहा है, और वो टाइम हम मान लेते हैं टी। यानी हर टाइम टी के बाद जो मेढक है वो सेम मोशन रिपीट करेगा। यानी ए से बी तक उसको जाने में लगा टाइम टी, फिर बी से ए तक उसको आने में टाइम लगा टी, तो टोटल टाइम हो गया टी प्लस टी 2t। ए से बी तक जाने में समय लगा टी, बी से ए तक आने में समय लगा टी, और वापस 2t टाइम बाद मेढक यहीं पर आ गया, फिर से अपना मोशन को वो रिपीट कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस टाइप के मोशन को कहा जाता है पीरियोडिक मोशन। अब आप लोग मुझे एक एग्जांपल बताएंगे इस पीरियोडिक मोशन का, और इसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटा सा मेरे पास बिल्कुल प्यारा आप लोगों के जैसा सवाल है। और क्या है वो सवाल, तो इस सवाल को पढ़िए और आंसर कीजिएगा कि अ मूविंग फैन इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ मोशन। एक मूविंग फैन है जो कि गोल गोल घूम रहा है, आपको दिख सकता है आपके छत के ऊपर, आप ऊपर देखेंगे आपको पंखा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप उस पंखे के मोशन को देखिए और बताइए वो किस टाइप का मोशन है, लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, या नन ऑफ दीज। तो बच्चा लोग, ये था आपका पूरा चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, जहां पर हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं, सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो बस ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, जहां पर हम लोगों ने पूरा एक चैप्टर इस वीडियो में कर लिया है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ, जिसको हम पूरा खत्म करेंगे एक सिंगल वीडियो में। तब तक क्या करना है, तब तक पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वो सारे काम करिए जिसमें आपको मजा आए। मिलेंगे बहुत जल्द अगली क्लास में, और हां, टाइम पर आना है, जितने भी सवाल पूछे हैं उन सारे सवालों के जवाब देना है। तो चलिए बच्चा लोग, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।